हेलो स्टूडेंट, कल अपना सुंगवंश तो हो गया था। ठीक है, अब होगा अपना सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इससे पहले हमने मौर्य वंश, सुंग वंश पढ़े। आज शुरू करते हैं सातवाहन वंश। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। अंडरलाइन करने वाला इम्पोर्टेंट है। गोदावरी के आसपास का जो क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी के आसपास की नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वो कहलाता है वर्तमान आंध्र में सिमुक नामक व्यक्ति का नाम था सिमुक ने लगभग 60 ईसा पूर्व में किस वंश की? सातवाहन वंश की नींव डाली। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी 60 ईसा पूर्व में इसने सातवाहन वंश की स्थापना की सिमुक ने। ठीक है, और 37 ईसा पूर्व तक उसने राज किया। तो लगभग 23 वर्ष इसने राज किया। उसके उपरांत सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की। तो इसने सातकर्णी ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि उसमें कुछ घोड़ा बैठा के सैनिक छोड़ जाते हैं और जितने एरिया में वो घूम के आते हैं वो एरिया उसका हो जाता है। अगर किसी को ऐतराज हो तो वो घोड़े रोक लेता है और उसमें क्या करना पड़ता है, फिर उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। तो राजधानी कहाँ थी? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है प्रतिष्ठान आधुनिक क्या कहलाता? पैठन नामक नगरी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया और नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि व सत्ता स्थापित की। किसने? 23वां शासक था सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिससे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंशकृति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत यानी पानी में चलने वाले जो जहाज हैं वो भी अंकित हैं। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था। यानी उसके जो सिक्कों पर जहाज, पानी के जो जहाज अंकित हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो साम्राज्य है वो समुद्र तक फैला हुआ था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। तो सातवाहन वंश के शासक क्या थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठापित किया। तो वैदिक यज्ञ करना और समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, आज पहले थी, आज तो नहीं है। जो वर्ण थे कि 4, कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ये वर्ण व्यवस्था भी किनकी देन है? सातवाहनों की। तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे।
उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपासनाओं को भी प्रभुत अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी और तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। तो इस समय चांदी, तांबे और शीशे और कांसे की मुद्रा भी प्रचलन में आई। उन्होंने ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान अग्रहार देने की प्रथा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी उन्होंने। पंडित विद्वान होते थे ना ब्राह्मण, उनको भूमि दान दी, जिसको बोलते हैं अग्रहार। ब्राह्मणों को भूमि दान देना क्या कहलाता है? अग्रहार। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य विहार बनाए, जिनमें कार्ले का जो चैत्य विहार वो सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा और 15 फीट ऊंचा ये चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो 12 मीटर तो गए लंबा और 15 फीट ऊंचा ये चैत्य है ना, वास्तुकला का क्या है? अद्भुत उदाहरण है। तो ये हो गया आपका सातवाहन वंश। अब है गुप्त साम्राज्य। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। समुद्रगुप्त ने समय को प्रयाग परिस्थिति में श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। तो गुप्त वंश को जो संस्थापक था वो कौन था? श्री गुप्त। और उसने गुप्त वंश की स्थापना की थी 275 ईस्वी में। यानी कोई भी काम होता तो श्री गणेश होता है, ठीक है। तो गुप्त वंश का श्री गणेश श्री गुप्त ने किया। और समुद्रगुप्त ने समय को प्रयाग परिस्थिति जो अभिलेख है उसमें अपने आप को श्री गुप्त का प्रपौत्र बताया है, परपोता जिसको बोलते हैं। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, इसकी उपाधि महाराज थी। तो श्री गुप्त के बाद श्री गुप्त ने तो गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी, स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र है घटोत्कच, वो शासक बना और उसने महाराज की उपाधि धारण की। फिर है घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की। किसका पुत्र था? घटोत्कच का। किस वंश का? गुप्त वंश का। उसने लिच्छवी वंशज कुमार देवी से विवाह किया। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। फिर है समुद्रगुप्त 335 से 380। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख में किया। तो ये साम्राज्यवादी व्यक्ति था और अपने साम्राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता था। और इसका उल्लेख किया है किसमें? हरिसेन ने इलाहाबाद परिस्थिति में इसका उल्लेख किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब में राज्य, पूर्वी हिमालय में के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आटविक राज्य,
पूर्वी दक्कन दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से क्या करता था, आदर करता था। आज के लिए इतना ही।